दोस्तों, एक पिता अपनी दो मासूमों को केवल इसलिए मौत के घाट उतार देता है क्योंकि उसकी जो पत्नी होती है वो उसके साथ में लगातार बेवफाई कर रही होती है और वो अपनी पत्नी को बार बार समझाने की कोशिश करता है, पर उसके लाख समझाने के बाद भी उसकी पत्नी उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होती और वो अपनी पत्नी से खाए इस धोखे से परेशान होकर के वो अपनी और अपनी दो मासूमों की हत्या कर देता है। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, इस कहानी को सुन करके आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप लोगों से मैं ये निवेदन करता हूं कि आप लोग इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने, इस सच्ची घटना को लास्ट तक जरूर सुने। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल आप लोगों से बस एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें और मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और आप लोग ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, ये कहानी कहां से सुन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि मैं अपनी अगली कहानी में आप लोगों का नाम शामिल कर सकूं। आप लोगों को ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए अब सीधे कहानी पर आते हैं। दोस्तों, यह सच्ची घटना है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है हरदा जिला, और हरदा जिले का ही एक गांव पड़ता है भंवर तालाब। और भंवर तालाब में एक रामबली नाम के परिवार के मुखिया रहा करते हैं। रामबली के परिवार में दो पुत्र होते हैं। उनका एक पुत्र होता है प्रदीप कुमार, जिसकी उम्र होती है लगभग 35 वर्ष, और उनका छोटा बेटा होता है प्रवीण कुमार, जिसकी उम्र होती है लगभग 32 वर्ष। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। जो प्रदीप कुमार होते हैं वो राजगीर मिस्त्री का काम किया करते हैं और राजगीर मिस्त्री का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करते हैं। 23 अक्टूबर 2024 को जो प्रवीण कुमार होता है वो थाने पर जाता है और थाने में जाकर के वहां के दरोगा साहब से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगता है और बोलता है कि साहब, कल यानी कि 22 अक्टूबर 2024 को हमारे बड़े भैया प्रदीप कुमार अपनी दो बेटियां, जिनमें से एक का नाम सिया है और एक का नाम सहस्त्रा है, सिया की उम्र 2 वर्ष है और सहस्त्रा की उम्र 5 वर्ष है, वो अपनी उन दोनों बेटियों को अपनी बाइक में साथ लेकर के दवा करवाने के लिए गए थे, पर अभी तक वो वापस नहीं आए और हमने उनकी बहुत तलाश की। हमने उनके नंबर को बहुत मिलाया, पर उनका नंबर जो है वो बंद आ रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है, उनका कहीं पर कोई पता नहीं लग रहा है। अब साहब, हमें उनकी खोज करने में हमारी मदद कीजिए। पुलिस प्रवीण कुमार की बातों को सुन करके उन तीनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में पुलिस तुरंत उन तीनों की तलाश करने में जुट जाती है। उधर पुलिस को पता लगता है, किसी व्यक्ति के द्वारा यह सूचना मिलती है कि जंगल में एक बाइक खड़ी हुई है, और वो पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो देखती है वो बाइक प्रदीप कुमार की होती है। और पुलिस उस बाइक के आसपास की कुछ दूरी पर जंगल में जब तलाश करने लगती है तो वहां पर उसे दो बेटियों की लहूलुहान हालत में शव मिलते हैं। अब पुलिस उन बेटियों के पास में जब जाती है तो देखती है कि जिसकी उम्र 2 वर्ष होती है और जिसका नाम सिया होता है, उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी, पर जो सहस्त्रा होती है, जिसकी उम्र 5 वर्ष होती है, उसकी सांसें चल रही होती है। पुलिस तुरंत आनन फानन में उस बच्ची को वहां से उठाती है और उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भिजवाती है। पर जब बच्ची जिला अस्पताल में पहुंचती है और उसकी हालत ज्यादा नाजुक होती है, ज्यादा खराब होती है, तो वहां के डॉक्टर उसे भोपाल के लिए रिफर कर देते हैं। और बच्ची जब भोपाल अस्पताल में शनिवार और रविवार की रात में बच्ची का इलाज के दौरान मौत हो जाती है। अब पुलिस आखिरकार ये सोचने के लिए मजबूर होती है कि इन बच्चियों को आखिरकार मारा तो किसने मारा, और वो अब प्रदीप कुमार की तलाश करने लगती है। अगले दिन 24 अक्टूबर 2024 को प्रदीप कुमार की लाश जंगल में एक पेड़ से फांसी के फंदे पर लटक रही होती है, और पुलिस जब वहां पर पहुंचती है और देखती है तो प्रदीप कुमार के शव के पास से
उस पेड़ के नीचे से एक सुसाइड नोट मिलता है और उसके अलावा एक पेन मिलता है और एक मोबाइल मिलता है। और पुलिस जब उस सुसाइड नोट को पढ़ती है तो उस सुसाइड नोट को पढ़ करके पुलिस के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। दरअसल दोस्तों, प्रदीप कुमार उस सुसाइड नोट में लिखते हैं कि उन्होंने ही अपनी बच्चियों को मारा है। अब एक चीज तो ये क्लियर हो जाती है कि जो सहस्त्रा और सिया का कातिल होता है वो उनका पिता प्रदीप कुमार ही था और पुलिस प्रदीप कुमार के नाम हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब पुलिस जब उस सुसाइड नोट को पढ़ती है तो सुसाइड नोट में प्रदीप कुमार लिखते हैं कि उनकी मौत के जिम्मेदार और उनकी बच्चियों की मौत का जिम्मेदार उनकी पत्नी आरती देवी है। और वो कहते हैं कि आरती देवी और उसके प्रेमी सुनील कुमार के बीच में काफी दिनों से संबंध है और हमने कई बार आरती को समझाने की कोशिश की पर वो हमारी एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। हम इस बात से बहुत ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और इसलिए हम अपनी बच्चियों और खुद अपनी हत्या और आत्महत्या करते हैं। अब पुलिस उस सुसाइड नोट के आधार पर आरती को गिरफ्तार करती है और आरती के साथ में सुनील को भी गिरफ्तार करती है। दरअसल दोस्तों, ये जो सुनील होता है ये नगवा गांव का रहने वाला होता है और नगवा गांव में इसका जो मकान होता है, इसके मकान के पास में ही आरती के माता पिता किराए का मकान लेकर के रहा करते थे। और जिस समय आरती के माता पिता सुनील के मकान के पास में किराए का मकान लेकर के रहा करते थे, उसी समय आरती और सुनील दोस्ती हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे से चोरी छुपे मिलने लगते हैं। एक दूसरे से दोनों संबंध बनाने लगते हैं और इन दोनों के बीच में अनैतिक संबंध हो जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद में आरती की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद आरती कुछ दिन के बाद ही अपने पति को छोड़ करके वापस अपने मायके में रहने लगती है और अपने जब मायके में रह रही होती है तो फिर से उसके सुनील के साथ में संबंध हो जाते हैं और वो दोनों एक तरह से लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। इधर 4 साल का समय बीत चुका होता है। उधर जो प्रदीप कुमार होता है उसकी भी एक बार शादी हो चुकी होती है पर उसकी पत्नी की किसी बीमारी के चलते मौत हो जाती है। अब जो प्रदीप कुमार के पिता रामबली होते हैं वो अपने बेटे की शादी के लिए एक लड़की की तलाश कर रहे होते हैं और जब उन तलाश कर रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात आरती के पिता से होती है और रामबली और आरती के पिता एक दूसरे को पहले से भी जान पहचान होती है, इसलिए वो दोनों आरती और प्रदीप की शादी कर देते हैं। शादी के बाद आरती और प्रदीप कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है और ठीक ठाक रहने लगते हैं। उसके बाद में जब आरती पहली बार गर्भवती होती है तो गर्भवती होने के बाद में वो अपने मायके आ जाती है और जब वो अपने मायके में 2-3 महीने के लिए रहती है उस समय उसकी एक बार मुलाकात फिर सुनील कुमार से हो जाती है और उन दोनों का पुराना प्यार फिर एक बार जाग जाता है और वो दोनों एक दूसरे से फिर मिलने लगते हैं। समय बीतता है, सुता है। जिस समय आरती को बच्ची होना होता है उस समय वो अस्पताल में होती है और अस्पताल में भी सुनील कुमार उससे मिलने के लिए जाता है। यह बात प्रदीप कुमार को अच्छी नहीं लगती और वो अपनी पत्नी को फिर एक बार समझाता है पर पत्नी उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होती। उसके बाद में जब आरती अस्पताल से घर आ जाती है, सुनील कुमार उसके बाद भी आरती के घर मिलने आया करता था और वह प्रदीप के आगे दिन में भी सुनील कुमार आरती से मिलने आता रहता था और यह बात अक्सर सुनील कुमार को खलती रहती थी और वह सुनील कुमार आरती को हरदम ये बात समझाता रहता था कि आप एक गलत रास्ते पे जा रही हैं, आप यह गलत कर रही हैं। पर आरती जो होती है वो प्रदीप कुमार की एक भी बात मानने को तैयार नहीं होती। इस बात को लेकर के दोनों के बीच में अक्सर विवाद होते रहते थे, लड़ाई झगड़े होते रहते थे। पर 19 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का दिन होता है। प्रदीप की पत्नी आरती करवा चौथ का व्रत रहती है और वो दिन भर तो अपने ससुराल में रहती है पर जैसे ही शाम का समय होता है वो प्रदीप कुमार से कहती है कि हमें अपने मायके जाना है। दरअसल दोस्तों ऐसे लगता है कि उसने अपने सुनील से ये वादा किया था कि हम अगर अपना व्रत तोड़ेंगे तो आपको देखने के बाद ही हम अपना व्रत तोड़ेंगे।
इसलिए आरती अपने पति प्रदीप कुमार से बार बार जिद करने लगती है कि उसे अपने मैके जाना है, और उसकी जिद के आगे एक बार प्रदीप कुमार फिर मजबूर हो जाता है और वो शाम के समय अपनी मोटरसाइकिल में अपनी दोनों बच्चियों के साथ और आरती को लेकर के अपनी ससुराल पहुंच जाता है। शाम का समय होता है, सब लोग जब करवा चौथ का पूजन कर रहे होते हैं, उस समय प्रदीप कुमार भी वहां बैठा होता है और वह देखता है कि जो प्रदीप कुमार की पत्नी आरती होती है वो पहले तो चांद की पूजा करती है, और चांद की पूजा करने के बाद में वहां पर सुनील कुमार आता है, और जब सुनील कुमार आता है, सुनील कुमार के आने के बाद उसको देख करके ही वो अपना व्रत तोड़ती है, और यह बात सुनील कुमार को अच्छी नहीं लगती, पर यह बात वो अपनी ससुराल में किसी से नहीं कहता और चुपचाप वह सब देखता रहता है। दूसरे दिन भी सुनील कुमार अपनी ससुराल में रुकता है, और दूसरे दिन भी प्रदीप कुमार अपनी ससुराल में रुकता है, और दूसरे दिन में भी सुनील कुमार आरती से मिलने के लिए आता है, और वो दोनों घंटों बैठ करके एक दूसरे से बात करते हैं, और यह बात सुनील कुमार को कहीं न कहीं अंदर ही अंदर खाए जा रही होती है, और वो अंदर से एक तरह से टूटता जा रहा था। तीसरे दिन सुनील कुमार अपनी दोनों बच्चियों को लेता है और अपने घर आ जाता है। अपने घर आने के बाद में 22 अक्टूबर 2024 को वो अपने घर में ये कहता है कि मुझे लैट्रिन पड़ रही है, और ये कहकर वो अपनी दोनों बच्चियों को अपनी मोटरसाइकिल में बैठाता है और दवा लेने के लिए चला जाता है। अब जब वो दवा लेने के लिए जाता है तो रास्ते में एक दुकान पड़ती है, उस दुकान में उन बच्चियों को चॉकलेट दिलवाता है, उनको पानी पिलाता है और एक पेन खरीदता है, और पेन खरीदने के बाद जंगल में जाता है, और जंगल में जाने के बाद वहां पर वो पहले अपनी दोनों बच्चियों को किसी जोरदार हथौड़े जैसी चीज से उनके सर पर वार करता है, और वार करने के बाद में उनकी गला दबा करके हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो एक पेड़ में जाता है और खुद अपने को फांसी का फंदा लगा लेता है और अपनी भी आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों, पुलिस आरती और सुनील को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है, सावधान रहें। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।